महुआ चरित सेकंड लास्ट पार्ट। कमरा अंदर से बंद करते हुए मम्मी से कहा, खा पी कर आई हूँ, सोने जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। साड़ी बदलते हुए जैसे ही पेटीकोट और कॉटन पर पड़े ताज़ा खून के दाग देखे, मेरी रुलाई छूट आई। मैं उसी हालत में बिस्तरे पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से चिमटी में फंसी हुई मांस की वह गुलाबी गोली हट ही नहीं रही थी, जिसे फीटस कहते हुए डॉक्टर ने गर्भ के प्रमाण के रूप में मुझे दिखाया था। मैं जब भी उस पर नज़र गड़ाती, वह मुझे घूरती हुई एक ही प्रश्न करती, बार बार, अगर मैं तुम दोनों के चरम सुख का वरदान थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं किसी तरह उससे ध्यान हटाती तो एक मन कहता, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ कि बचा लिया अपना जीवन, बच गया तुम्हारा भविष्य। लेकिन तुरंत ही दूसरा मन कहता, डरपोक, कायर, थू। रात के 11 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल साइलेंस पर था, लेकिन एक नंबर लगातार लुप लुप कर रहा था। इसे पहले कभी नहीं देखा था। जब 4-5 बार हो चुका तो रहा नहीं गया। हेलो, मैं हर्षुल, तुम्हारा ये नंबर माँ ने दिया था। सो तो नहीं रही थी? नहीं, बोलो। बीच के वर्षों में इससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन आवाज़ पहचान गई। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुबह 8 बजे आऊँ? कल नहीं, परसों। हाँ, परसों चलेगा। परसों तो ऑफिस है यार, लेकिन सुनो, कल के बाद परसों तो क्या, बसों भी चलेगा, बशर्ते मिलो। पागल, अब भी वैसे ही हो तुम। मुझे हंसी आ गई। तुम कितनी बदली हो, यही मुझे देखना है। ठीक है, देख लेना। अब रखती हूँ। मैंने काट दिया। पेट दर्द थोड़ा बढ़ गया था और कमज़ोरी भी। उम्मीद थी कि परसों तक सब ठीक हो जाएगा। साजिद ने पुरुषों को देखने का मेरा नज़रिया ही बदल दिया था। जब भी मैं किसी को देखती और वह थोड़ा ठीक ठाक लगता तो मैं कल्पना करती कि इसके सीने पर बाल होंगे या नहीं, इसकी टांगें लंबी और जांघें पुष्ट हैं या नहीं, इसका पेट समतल रह जाएगा या 35-40 आते आते तून निकल आएगी, और यह भी कि गंभीर रस का जटिल विद्वान ही है या सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इसमें। इस बीच हर्षुल बहुत बदल गया था। गेहुआ रंग, सर के घने लंबे बाल, तराशी मूछें, ऊंचा कद। जब वह सूट और टाई में ड्राइंग रूम में आया तो एक बारगी में पहचान ना सकी। 4 साल हो गए थे उसे देखे, जब मैंने उसे डांट कर भविष्य में ना मिलने के लिए कहा था। अचानक कैसे आ गए हमारे नगर में? मैंने पूछा। हर्षुल कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराया। नगर के बाहर स्वागत और अभिनंदन का बोर्ड तो देखा, लेकिन ये बोर्ड या बैनर कहीं नहीं देखा कि आना मना है महुआ के नगर में, समझी? उसने ठाका लगाया। मैं मुस्कुराई। पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो तुम इस ड्रेस में। लग रहा हूँ नहीं हूँ, नौकर। एसबीआई में नौकरी कर रहा हूँ और इस समय भीमताल में हूँ। भीमताल माने नैनीताल के पास, उत्तराखंड में? हाँ। तुम भी तो जा रही हो ज्वाइन करने किसी कॉलेज में? हाँ, लेकिन छोड़ो ये सब। ये बताओ, यहाँ किसी काम से तो नहीं आए हो? हर्षुल थोड़ा गंभीर हुआ। इसी समय मम्मी चाय लेकर आई। माँ जी, आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर यहाँ पर, उसने मम्मी से कहा। महुआ, आया तो काम से ही हूँ, और वह तुम्ही से है। संक्षेप में किस्सा ये है कि मम्मी पापा मेरी शादी तय कर चुके हैं। लड़की लखनऊ की है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। मैंने देखा है, ठीक ठाक है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। 4 साल पहले ही मैं तुमसे शादी का मन बना चुका था। मैंने घर में भी कह दिया था। महुआ, अगर हाँ कर दो तो मैं एक मुसीबत से बच जाऊँ। पूरी बात सुनकर मम्मी इतनी खुश हुई कि दौड़ी हुई गई पापा को बुला लाई। पापा हाफते हुए आए और बगल में बैठकर उसका सर सहलाने लगे। उनका गला भर आया था, बोल नहीं फूट रहे थे उनके मुंह से। हकलाते हुए बोले, मैं जानता था कोई ना कोई आएगा एक दिन ज़रूर, खुद चलकर। दुनिया खाली नहीं है भले लोगों से। महुआ बेटी, कितनी भाग्यशाली है तू। और ये तो लड़का नहीं, देवता है। दिन में भी दिया लेके ढूंढो तो ना मिले। पापा मम्मी दोनों जाने क्या क्या बोलते जा रहे थे। मैं कुछ नहीं सुन रही थी, सोच रही थी। देखो, एक कल का दिन था और एक आज का दिन है। मैंने अब तक हाँ या ना कुछ नहीं कहा था, और हर्षुल का पूरा ध्यान इसी और था।
जोड़ों के दर्द और पेट की गैस के लिए रात दिन हाय हाय करने वाली मम्मी इतनी उछल कूद मचाई थी कि जैसे घर बैठे दामाद मिल गया हो। उसने एक बार नहीं 3 बार किचन से चिल्लाकर कहा, बेटा जब यहाँ अपना घर है तो होटल में क्यों हो? महुआ जाओ ना, इसका सामान लेकर आओ। मैं विस्मय में थी। यह संयोग है या कोई शक्ति है जिसने उसे भेजा है? एक कल परसों का दिन था, एक आज का दिन है। अबॉर्शन कराने के बाद कितनी अकेली हो गई थी परसों से। मांग में सिंदूर भरना पड़ा था डॉक्टर के पास जाने से पहले। आगे पीछे कोई नहीं। माँ से छिपाया, पापा से छुपाया। जिसका किया धरा था ना उसे पता था ना उसका पता था। कौन जाने, बताने पर वह सारा दोष मेरे सर मड़ का अलग हो जाता। ऐसे में सहसा हर्षुल का आना क्या संयोग मात्र था? इस बीच में कितना चाहती थी कि कोई हो जो मुझे प्यार करे, दुलार करे, माथा सहलाए, बाहों में ले, बातें करे, हंसे हंसाए। ऐसे में हर्षुल 4 साल से बिछड़े हुए एक मित्र का सहसा प्रकट हो जाना संयोग मात्र था। मैं साजिद को नफरत तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहती थी, अपने भ्रूण की तरह। और मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी मदद करना चाहती है। लंच के बाद मैं हर्षुल को अपने कमरे में ले जाने लगी तो मम्मी पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी ने पापा की कोहनी पकड़कर झिड़क दी, तुम उधर क्या देख रहे हो? चलो आराम करो। हर्षुल तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत और लंबे तड़ंगे हो गए हो। मैं तुम्हारे प्रस्ताव को अपना सम्मान समझ रही हूँ, कहते हुए मैं पलंग पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते हुए उसने भी कहा, तुम भी तो ये बताओ, मैं मना कर दूं तो तुम उस लड़की से शादी कर लोगे? मैं थोड़ी देर चुप रहा। मैं उसका चेहरा देख रही थी। कह नहीं सकता। इतना ज़रूर है कि मेरे माँ बाप और अधिक इंतज़ार करने के फेवर में नहीं हैं। इसलिए कह रही हूँ कि मन बनाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो अभी कहाँ करने जा रहे हैं शादी? होगी तो जाड़े में होगी। और कितना समय चाहिए तुम्हें? समय मैं मांग रही थी अपने महत्व का एहसास कराने के लिए, अपने वर्चस्व और गरिमा का बोध कराने के लिए। वरना ये हर्षुल नहीं, मेरा भाग्य था जो मेरे दरवाजे पर नहीं, मेरे कमरे में बैठा अनुनय विनय कर रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं उसे जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी। मेरा मन गा रहा था, थिरक रहा था, नाच रहा था एक लोकगीत पर कि हे सखी, वही साजन आया है जिसकी चाह थी। मेरा हृदय मारे खुशी के हिमगिरी हो गया है। वह तंग के पिंजरे में अंट नहीं रहा है। हे सखी, मैं जिस साजन का बाट जो रही थी उसके आते ही खंबे नाचने लगे हैं, घर हंसने लगा है और खाट खेलने लगी है। मैं हर्षुल से जाने क्या क्या और किन किन विषयों पर दिन भर बातें करती रही, लेकिन नहीं की तो विवाह के बाद की मुश्किलों के बारे में जो हमारे और उसके बीच खड़ी हो सकती थी। और यह इसलिए कि कहीं विवाह ही खटाई में ना पड़ जाए। शायद उसके दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। हो सकता है ना भी चल रहा हो। मुझे किसी भी कीमत पर नौकरी करनी थी और माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना था। मैंने जनवरी के अंत से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और ये शुरू हुई थी मेरी नई सजधज दुल्हन से। हनीमून के लिए हर्षुल ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी उत्तरांचल में। 2-2 रातें भीमताल, नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़ और फिर भीमताल। ये रातें एक दूसरे से छेड़छाड़ करने में, खेलने में, साथ साथ नहाने धोने में और रत जगह में बीती। हमारे शरीर एक दूसरे के लिए रहस्य रोकते और प्रयोगशाला भी। हम उस रहस्य को पाने के लिए जितना ही देह को खंगालते, रहस्य उतना ही गहराता जाता। मैंने पूरी कोशिश की कि वह विश्वास कर ले कि मेरे यौवन का प्रथम पुरुष वही है और इसमें मैं कामयाब हुई। मेरी ही तरह वह भी कामयाब हुआ यह साबित करने में कि उसके भी जीवन की प्रथम स्त्री मैं ही हूँ। जाने क्यों उसकी कामयाबी मुझे खल रही थी। मैं मजाक मजाक में उससे पूछ बैठती, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? वैसे ही जैसे तुमने सीखा है, वो हंसते हुए कहता। मैं नाराज़ होकर मुंह फुला लेती और वह फिर मनुहार करना शुरू कर देता। पगली, ये सब सीखने सिखाने की चीज़ें हैं क्या? हर्षुल का मखमली रोह से भरा चौड़ा सीना मेरी आरामगाह थी। थकी होने पर मैं उसमें ऐसे दुबक जाती थी जैसे घोंसले में गौरैया। लंच के बाद मैं कंबल के अंदर वैसी ही दुबकी हुई थी। बाहर बादल घाटियों में भाग दौड़ कर रहे थे।
बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ठंडी हवाएं तेज़ हो गई थीं और हमारे बेडरूम की खिड़कियां पीट रही थीं। इधर आओ, उसने मुझे अपने ऊपर खींचते हुए कहा। अगर ये हवाएं तुम्हें उड़ा ले गई तो मेरा क्या होगा? अपने ही बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं। मेरा क्या होगा? तुमने जो साथ रहने और सोने की आदत जो डाल दी है। इसलिए कहता हूँ कि नौकरी छोड़ो और साथ रहो। जितना मैं कमाता हूँ उतने में 2 क्या 3 मज़े में रह सकते हैं। सो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ और खड़ी रहना चाहती हूँ। इतनी योग्यताएं फालतू क्यों जाएं? उनका उपयोग तो हो। अपने मम्मी पापा की चिंता नहीं कहोगी? वो तो है ही, मैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ना चाहती। भाई से तो कोई मतलब नहीं, अगर मैं भी छोड़ दूँ तो कहाँ जाएंगी? इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसका मतलब अब पछता रही हो क्या? उसने मुझे अपनी बाहों और जांघों के बीच कसकर दबाया और शरारत से हंसने लगा। तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा कि अगर इसी तरह से मुझसे दूर नहीं तो मैं इधर उधर बहक भी सकता हूँ? जब ऐसा हो तो बता देना मुझे। क्या करोगी तुम उतनी दूर से? हाँ, मैं भी बहक लूँगी और क्या। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। इसी समय उसका मोबाइल बजा और वह गंभीर हो गया। बताया कि शाम 6 बजे उसकी एक कलीग हमसे भेंट करने के लिए आने वाली है। जरा बन ठन के तैयार रहना। 6 बजते बजते दरवाजे के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। हर्षुल ने दरवाज़ा खोला। एक लड़की चहकती हुई उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आई। मैं जैसे ही बेडरूम से निकली वैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह हमारे खुशी के बैठे से उछल पड़ी हो। वाह, क्या ब्यूटी है! हर्ष, यू बदमाश, अब तक कहाँ छुपा के रखा था भाभी को? महुआ, ये है वर्तिका बनर्जी, मेरी बैचमेट। लखनऊ में 3-4 साल साथ थी और यहाँ भी साथ ही है। हाँ, इनकी ब्रांच भवाली में है। लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, जीन्स पर टी शर्ट, गले में दुपट्टा, टी शर्ट पर ऊनी जैकेट, भरी पूरी देह, ये थी वर्तिका। उम्र मेरे ही आसपास रही होगी, लेकिन ये मान लेने में मुझे एतराज़ नहीं कि मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट थी। भाभी जी, ये छोटा सा तोहफा है आपके लिए। उसने मेरे हाथ में एक पैकेट थमाया। हद है, शादी मैं कर रहा हूँ, तोहफा महुआ को दे रही हो, हर्षु बोला। पहने भले महुआ, काम तो तुम्हारे ही आनी है, कहते हुए वर्तिका ने आंख मारी। भाभी जी, मैं चाहती हूँ कि पैकेट खोलकर देख लें। अगर पसंद ना हो तो चेंज हो जाएगा। देख लें मेरे सामने। मैंने पैकेट खोला। धानी रंग और लाल चौड़े बॉर्डर की शांतिपुरी साड़ी, लाल रंग का ब्लाउज पीस, पेटीकोट। मुझे बेहद पसंद आया ये सब। धन्यवाद, पसंद है मुझे। बस एक कमी रह गई तुम्हारे तोहफे में, मुस्कुराते हुए हर्षु बोला। ब्लाउज के नीचे कुछ पहनेगी या नहीं? वो कहाँ है? वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने हर्षु को भी देखा और वर्तिका को भी। मैंने सोचा नहीं था कि उनके बीच इतनी इंटीमेट संबंध हो सकते हैं। मैंने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। मैं उठकर तो आ गई, लेकिन मेरा ध्यान वर्तिका में ही अटका रहा। ध्यान अर्शुल की उन बातों पर ही जा रहा था जिन्हें वह मुझसे कर चुका था। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, लखनऊ वाली, जिससे मेरे इनकार करने पर वह शादी की बात कर रहा था? और अगर उसने उससे शादी नहीं की तो क्यों नहीं की? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वह सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है? उसने मेरे साथ न रहने पर बहकने की भी तो बातें की थी। कहीं वो बहकना इसी की और तो इशारा नहीं था? मैं चाय के ट्रे के साथ ड्राइंग रूम में पहुंची तो वर्तिका ने कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी भाभी, बैठिए तो। आप कब शादी कर रही हैं? मैंने सहज होते हुए पूछा। पहले उम्र तो होने दीजिए, जल्दी क्या है? अब क्या उम्र चाहिए शादी के लिए? मुझसे छोटी तो ना होंगी? 50? 50 से पहले शादी का कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। शादी की जाती है सहारे के लिए और उसकी ज़रूरत पड़ती है बुढ़ापे में। अभी तो हाल ये है कि जिसे सहारा चाहिए वो मेरे पास आए। मैं दूँ या ना दूँ, मेरी मर्जी। बहुत पछताओगी, बता ही देता हूँ, हर्षुल ने कहा। वो हंसकर रह गई। इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है बंगाली होकर? मैंने पूछा। उसने कहा, बैनर्जी पर मत जाइए, मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है हिंदी बेल्ट में, गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ में। अच्छा, अब चलो, हमारे हनीमून की आखिरी शाम है, इसे खराब मत करो, हर्षुल ने कहा उठ खड़ा हुआ। वर्तिका ने भी विदा ली गाते हुए। अच्छा तो अब हम चलते हैं। मूंग की बात नहीं जानती, लेकिन पता है
तुम्हें तो भवाली की हनी कितनी मशहूर है। उसको छोड़कर जैसे ही हर्षुल अंदर आया वैसे ही मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, ऐसा है डार्लिंग, मैं नीचे जा रहा हूँ चिकन और वाइन लाने। आज अपने कर कमरों से चिकन बनाऊंगा और तुम्हें वाइन पिलाऊंगा, ठीक? वह कपड़े बदल कर चला गया। मैं सहज नहीं हो पा रही थी। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई। दिमाग में फंसा हुआ था वर्ती का शब्द। इसे तभी कहीं देखा था आज से 13 दिन पहले, जब पहली बार इस घर में आई थी। कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। किताब, डायरी, चिट, विजिटिंग कार्ड, दीवार दीवार। मैं बेडरूम में पलंग पर लेटी थी और लेटे से उठकर बैठ गई और सिरहाने की दीवार को देखा। हाँ, यही है वह जगह। ठीक सिरहाने के पीछे दीवार पर लिखा था वर्तिका, ऊपर नीचे। ऊपर अंग्रेजी कैपिटल में VARTIK, ए के नीचे बांग्ला में, अंग्रेजी में काले अक्षरों में और नीचे लाल में। इन अक्षरों की लाइनें डॉट पेन से नहीं लिखी गई थी, ये मोटी लाइनों वाले अक्षर थे। मुझे लगा ऊपर आईब्रो पेंसिल से लिखा गया है और नीचे लिपस्टिक से। मैं हर्षुल की राइटिंग पहचानती थी, ये उसकी राइटिंग में नहीं थे। इसका मतलब था मुझसे पहले उसका इस बेडरूम में आना जाना और इस पलंग पर उसका उठना बैठना, सोना जागना रहा है। मेरा सर चक्कर खाने लगा। जब वाइन और चिकन के साथ हर्षुल आया तो मैं लेटी हुई थी। मैंने उससे कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भयानक दर्द है। अरे अभी ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। वह आते ही गुनगुनाते हुए किचन में घुसा और अपने काम में जुट गया। मुझे भूख नहीं थी। मैंने ना खाया ना पिया। वह मेरे पास ही बैठकर पीता खाता रहा। मैं समझ रहा था कि मुझे दुख है कल का, अनिश्चित काल तक उससे अलग होने का। यही मेरे डिप्रेशन की वजह है। मेरे दिमाग में दूसरी बातें थी कि मैं अपने इस संदेह या पीड़ा को हर्षुल से कहूँ या नहीं, और कहूँ तो वह क्या जवाब दे सकता है। क्या वह ईमानदारी से सच्ची बातें बताएगा या हंसकर टाल देगा या लीपापोती करेगा? और फिर बातें करूँ भी तो नतीजा क्या निकलेगा? संबंध कहीं ठीक होने के बजाय बिगड़ तो ना जाएंगे? और इसी की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही थी। हर्षुल जैसे ही बिस्तर पर आया मैंने साफ कहा, देखो मैं जब से तुम्हारे साथ हूँ तब से जग रही हूँ। 12-13 रातें हो गई। सोए हुए और थक गई हूँ मैं और नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो, सोने दो। ठीक है बाबा, आओ पाँव दबा देता हूँ। उसने पैर अपनी ओर खींचे। छोड़ो यार, तंग मत करो। तो बताओ क्या दबाएं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? उसने शरारत से पूछा। कुछ नहीं, मैंने सख्ती से कहा और करवट बदल कर लेट गई। मेरे मना करने के बावजूद बीच बीच में रात भर वह छेड़खानी की कोशिश करता रहा और मैं अपनी जिद पर अडिग बनी रही। आंखें बंद की मैं जगी जगी सोचती रही, और जिस जगह और जैसे मैं लेटी हुई हूँ उसी जगह और वैसे ही वर्तिका भी कई बार लेट चुकी होगी और हर्षुल वही हरकतें मेरे साथ दोहराता तिरहाता रहा है जो उसके साथ करता रहा होगा। सोचती रही कि भीमताल छोड़ने से पहले हर्षुल को एहसास तो करा ही देना चाहिए कि मेरे ऐसे व्यवहार की वजह क्या है। मैंने निश्चय किया कि चलते समय उससे ये कहना ही काफ़ी है कि मुझे यहाँ लाने से पहले कम से कम इस लिखावट को तो मिटा दिया होता। काठगोदाम, शाम 7 बजे। गाड़ी छूटने से पहले प्लेटफॉर्म पर हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी वजहें अलग अलग थीं। वासलीगंज आने के बाद एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। उसके रोज़ रोज़ आने वाले फ़ोन इस गलती को और भी गाढ़ा कर देते। उसके फ़ोन रोज़ आते, कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार, रात को भी सोने से पहले। वो हर बार कहता, बहुत याद आ रही हो, हर वक्त हर जगह, उठते बैठते सोते जागते। रहा नहीं जाता अब, जिया नहीं जाता अब, सोया नहीं जाता अब, अकेले की आदत नहीं रही अब, तुमने आदत बिगाड़ दी है। रातें लंबी और भयावह होती जा रही हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम आ जाओ ना, देर क्यों कर रही हो? इंतज़ार कर रहा हूं मैं। ये रही खुली फैली बाहें, बस आ जाओ। उसकी आवाज़ में स्वाभाविक तड़प होती, बेचैनी होती। मैं जब भी सुनती अंदर से हिल उठती। मुझे अफसोस होता हर बार कि मैंने हर्षुल के साथ ज़्यादती की अपनी बेवकूफ़ी में विदाई की। उसकी भी रात खराब की और अपनी भी।
अगर उसने वर्तिका से मजाक में बड़ा की बात कर भी दी तो इसमें क्या बुरा था। उनकी उम्र है, वे बैचमेट हैं, साथ साथ रहे हैं, और हर्षुल मजाकिया तो है ही, क्या बुरा था। रही बेडरूम में दीवार पर नाम लिखा होने की बात, तो इतने में कहाँ साबित होता है कि वे सास होते रहे हैं। ये कहाँ साबित होता है। ना उन 14 दिनों में कभी हर्षुल ने वर्तिका की चर्चा की, और ना वह नजर आई, और आई भी तो औपचारिकतावश। दिल और दलदल एक जैसे होते हैं। दलदल में पाँव फंस जाए तो बाहर आना मुश्किल, दिल में कोई बात धंस जाए तो निकलनी मुश्किल। लाख चाहा कि वर्तिका को अपने दिमाग से और दिल से निकाल फेंकूं, नहीं हुआ। तंग आकर एक शाम अपनी सहेली के पास गई, यानी छत पर, भीमताल से लौटने के बाद पहली बार। वाह क्या बात है, रंग निखर आया है, चेहरे पर चमक आ गई है, देह भी भरी भरी लग रही है। मुझे ऊपर से नीचे तक देखती हुई छत मुस्कुराई। मैं शर्मा गई। कैसी रही पहली रात। उसे ब्लड ब्लड ना आने पर शंका तो नहीं हुई। अरे अनाड़ी थोड़ी हूँ मैं यार। उसने उछलते कूदते साइकिल चलाते मुझे नहीं देखा था क्या। और सच पूछो तो दर्द के इजहार के लिए धब्बा दिखाई पड़ना ज़रूरी है क्या। अरे तुम इतनी कलाकार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी इस टिप्पणी पर हंसती हुई घूमते घुमाते वहाँ जहाँ पहुँची, जहाँ खड़ी होकर बाउंड्री पार से साजिद के गाने सुनती थी। यह अनजाने ही हुआ था। अब क्या खड़ी हो वहाँ पर। वह तो कब का गया पड़ोस छोड़कर, सुना नहीं उसे कैंपस में क्वार्टर मिल गया है। पता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि गया यहाँ से। एक और अच्छी खबर मैंने सुनी है। सुना है इस शादी से हर्षुल के माँ बाप नाराज़ हैं। उन्होंने बेटे के यहाँ कभी ना आने की कस्में खाई हैं। सही सुना है। चलो बहुत अच्छा, जान बची उनके नखरों से। पति पत्नी के झगड़ों के ज़्यादातर कारण ये सास ससुर ही होते हैं। कोशिश तुम्हें यही करनी चाहिए कि वो नाराज़ ही रहें। मैंने हंसते हुए कहा, सलाह तो अच्छी है, लेकिन मुझे रहना ही कितने दिन है हर्षुल के साथ, छुट्टियों में ही तो। कुछ देर की खामोशी के बाद सहरीन ने कहा, नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं। तुम्हारे संबंध साजिद से भी हुए हैं और हर्षुल से भी, इनमें क्या फ़र्क देखती हो। इस तरफ ध्यान नहीं गया था मेरा। मैं कुछ देर सोचती रही। इतना ही कह सकती हूँ कि साजिद के साथ मैं अपने को खुली और उन्मुख महसूस करती थी। यहाँ एक तरह का संकोच है, एक लिहाज है कि मुझसे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो गलत समझ बैठे, या दुखी या नाराज़ हो जाए। नीचे से माँ ने आवाज़ दी। मैं सीढ़ियों की ओर चली। शादी के बाद से मम्मी पापा की सेहत में तेज़ी से गिरावट आने लगी है, ये मैंने महसूस किया था। सच पूछिए तो चिंता जीने का सबसे बड़ा सबब है। जब तक चिंता है तब तक ज़िंदगी, चिंता ख़त्म ज़िंदगी ख़त्म। मैं देख रही थी कि पापा मम्मी को ये चिंताएं ही जिलाए चली जा रही थी। कभी सुशांत की चिंता, कभी मेरी शादी की चिंता, कभी मकान की चिंता। उनके जीवित रहने के दो सबब तो नहीं रहे थे, लेकिन अब भी एक सबब बचा था, मकान। हमारे बाद इस मकान का क्या होगा। देखना था कि लगातार कमज़ोर होते जाने के बावजूद ये चिंता उन्हें कितने दिनों तक जीवित रखती है। इधर कई दिनों से हर्षुल के साथ के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा था, और ये मन अपने चरम पर पहुंचा था बसंत पंचमी के दिन, जब मैंने मोहल्ले और बाज़ार के तमाम लोगों को भंग मिली ठंडाई पीते हुए और अबीर गुलाल उड़ाते हुए देखा। मैंने उस रोज़ उसे फ़ोन किया और कहा, अब बहुत हुआ, 2-4 दिन के लिए सही आ जाओ, मन नहीं लग रहा किसी काम में। उसका भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, छुट्टियां नहीं बची थी। वह होली की छुट्टियों के इंतज़ार में था और मैं गर्मी की छुट्टियों के। मेरी छुट्टी 15 मई से होने वाली थी 7 जुलाई तक के लिए। इतना बहुत था। वह बार बार कहता था कि नौकरी को गोली मारो, बस आ जाओ, नहीं तो होली तक सब्र करो। एक दिन रात 11 बजे मैं अगले रोज़ के लिए क्लास नोट तैयार कर रही थी कि अचानक दिमाग में खट से हुआ, और हुआ कि हर्षुल को फ़ोन करना चाहिए। मैंने फ़ोन किया पहले उसके मोबाइल पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार। रिंग जाती रही, उधर से कोई जवाब नहीं। फिर लैंडलाइन पर किया 2 बार, अब की भी उत्तर नहीं। गया कहाँ इस वक्त, मुझे चिंता हुई। शाम को जब बात की थी तो वह कहीं जाने के लिए नहीं कह रहा था, ये उसके सोने का समय होता है। उसने आधे पौन घंटे बाद कॉल बैक किया। तुम थे कहाँ अभी तक। बाथरूम में यार। आधे घंटे से बाथरूम में क्या कर रहे थे। तुम्हें याद कर करके आंसू बहा रहा था, और क्या करूँगा। मैंने बातचीत काट दी गुस्से में। वह क्या बोल गया था उसे पता नहीं।
बाथरूम कमरे से जुड़ा हुआ था। अगर उसके दरवाजे बंद हों तब भी रिंग सुनाई पड़ती है। नहीं सुनाई पड़ती तो सिर्फ उसी हालत में जब लैंडलाइन का रिसीवर हटा दिया गया हो और मोबाइल साइलेंस पर हो। वह यही करता था हमारे सहवास के क्षणों में। आधे घंटे के लिए रिसीवर अलग कर देता था और मोबाइल साइलेंस पर, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। खाली होने के बाद वह मिस्ड कॉल देखता था और फ़ोन करता था। मेरे दिमाग में खटा यूं ही तो नहीं हुआ था। ठीक से समझ आ जाने के बाद कोई अपने को छुपाना भी चाहे तो पूरी तरह छुपा नहीं सकता। वह आपके सामने हो या ना हो, कहाँ क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, उसके बिना बताए ही हमें आभास हो जाता है। मेरी आंखों के आगे भीमताल की रात का वह बेड घूम रहा था। वतिका बिंदास किस्म की लड़की थी। भवाली ब्रांच में काम करती थी, लेकिन उसका कॉटेज भीमताल के पास था। घर के काम काज और देखभाल के लिए एक पहाड़ी नौकरानी थी। वर्तिका की माँ थी, जो 6 महीने अपनी बेटी के पास रहती थी और 6 महीने अपने बेटे के पास। ये जानकारी मुझे हर्षुल से ही मिली थी। वह इससे अधिक उसके बारे में बात करने से बचता था। तो हुआ ये होगा कि 8 बजे वर्तिका लेक व्यू होटल से फ़िश करी, सीख कबाब, पुलाव लेकर आई होगी और कहा होगा कि एक ख़ास तौर से तुम्हारे लिए तैयार किया है। बीयर की व्यवस्था हर्षुल ने की होगी। खाने पीने के दौरान हर्षुल अपने अकेलेपन का रोना रोया होगा। ये भी कहा होगा कि ऐसी लड़की से शादी करके मैंने गलती की, जिसके लिए पति से ज़्यादा मूल्यवान उसकी 2 कौड़ी की नौकरी है। फिर मेरी कमियां बताते हुए उसने वर्तिका की खूबसूरती के कसीदे पढ़े होंगे। ये कैसे हो सकता है कि पत्नी को हर मामले में हीनतर साबित किए बगैर दूसरे को प्रसन्न किया जाए। इसके बाद तो अपने आप आ गई होगी नौबत रिसीवर हटाने और मोबाइल साइलेंस पर करने की। बेडरूम के उस दृश्य ने मेरे क्रोध को घृणा में बदल दिया और मुझे लगा कि अपने घिनौने, डरावने और काले पुते चेहरे के साथ जिस औरत पर हर्षुल नाम का आदमी झुक रहा है, वह और कोई नहीं, मैं हूँ। मुझे उबकाई आने लगी। मैं ताज़ी हवा के झोंके के लिए छत की ओर भागी। उस समय रात के 12 बज रहे थे। छत मेरी सहेली चौंक कर उठ बैठी। क्या है महुआ, परेशान क्यों हो? मैं उसे सारी बातें बताते बताते लगभग रो पड़ी। ये एक रात नहीं है, 11 बजे ही ऐसी रातें आती ही रहेंगी। तुम तो यहाँ हो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। क्या करोगी? उसका मुंह नहीं देखूंगी, थूक दूंगी उस पर। होली में आएगा तो मैं देखूंगी। मैं हर्षुल को नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जानती हूँ। जानती हूँ कि उसे देखते ही तुम्हारी बाहों में बिछ जाओगी। तुम उसकी बाहों में बिछ जाओगी और कोशिश करोगी कि उसे इतना दो कि वर्तिका को भूल जाए। लेकिन याद रखो, वो एक मर्द है, उसे हमेशा ही विकल्प चाहिए। तुम भी रहो, लेकिन विकल्प भी रहे तुम्हारे रहते हुए, समझी? मुझे उसकी ये टिप्पणी खल गई। उसने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए फिर बोली, और मर्द ही क्यों, औरत भी तो चाहती है। नहीं चाहती क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने कहा और वहाँ से चल पड़ी। सहेली ने जो कुछ कहा उसे मैं गलत साबित नहीं कर सकी। होली के एक दिन पहले सुबह सुबह सरो सामान के साथ जैसे ही दरवाजे पर हर्षुल को खड़ा देखा, लोक लाज की परवाह किए बगैर दौड़कर उससे चिपट गई। हर्षुल क्या आया, घर में बाहर आ गई। मम्मी खुश, पापा खुश, मुझ में तो अंटी नहीं रही थी खुशियाँ। वह नगर में रहा था, पूरी तरह परिचित था गली गली से। शाम से पहले ही चौराहे गया और भंग की बर्फ़ी ले आया। एक बर्फ़ी मुझे खिलाया, 2 खुद खाई। डियर, ऐसा है, आज चलते हैं मील घाट। भीमताल में बड़ी चलाई डोंगियाँ। डोंगी लेंगे, खुद ही बोटिंग करेंगे गंगा में, चलेंगे पार रेत में। वही, उसी पर अपने प्रेम का महाकाव्य लिखेंगे हम दोनों। होली का दहन है आज, रास्ते भर बम पटाखे छूटेंगे और गाली गलौज करते हैं सब। रात 11 बजे है ना होली का दहन, तब तक लौट आएंगे, चलो। हम पर भंग का नशा छाने लगा था। घाट पर पहुंचकर उसने एक छोटी सी नौका ली, 4 घंटे के लिए। बैठते ही उसने डांडा संभाल लिया। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वह। मुझे नींद आने लगी थी। अधलेटी हो गई मैं। डांडा चलाते हुए उसने हंसकर कहा, जानू, भंग क्या कमाल दिखाती है, इसका पता रेत पर ही चलेगा तुम्हें। घंटा भर हो गया, पार और रेत का पता नहीं। थक कर वह पसीना पसीना हो गया। उसने हाफते हुए कहा, यार, लगता है हम चुनार की तरफ जा रहे हैं, पार नहीं। रुको, एक मल्ला दिखाई पड़ रहा है, उसी से पूछते हैं क्या मामला है। उसने मल्ला को आवाज़ दी। आया वो। भैया, घंटा भर हो गया खेते हुए, उस पार जाना था, अभी कितनी दूर है?
मल्ला थोड़ा और करीब आया। उसने हर्षुल को भी देखा और डोंगी को भी। आप चला क्या रहे हैं? नैया तो बंधी हुई है, खुली कहाँ? हर्षुल ने रस्सी देखी, डांडा फेंका और ठठाकर हंस दिया। उठो यार, घर चलते हैं। अब उस पार जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हम रास्ते भर बंधी डोंडी के हिलते डुलते रहने को याद करते हुए हंसते हुए लौटे। ये हम दोनों की पहली होली थी। पहली बार इस घर में होली मनी। सुबह होली की हुड़दंग देखने हर्षुल बाहर निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लौट आया, फटी कमीज और वार्निश पुते चेहरे के साथ। वह लाल पीले बैंगनी रंगों से सरोबार था। उसने मुझे पकड़ा और चेहरे की वार्निश मेरे गाल और गर्दन पर घिस डाली। फिर तो हम दोनों की तरफ से दोपहर तक रंगारंग कार्यक्रम चला। हाँ, दोपहर बाद शाम तक गुलाल गुलगुल। हाँ, ये बताना भूल गई कि जो महाकाव्य उस दिन रेत पर अलिखित रह गया था, उसके कई सर्ग हर्षुल के विदा होने पर तक पलंग और छत पर लिखे जाते रहे। जाते समय उसने मुझे 15 मई की यात्रा का टिकट पकड़ाया और बताया कि गर्मी की छुट्टियों का पूरा कार्यक्रम मैंने अभी से चॉक आउट कर लिया है। इसमें नैनीताल के बोट हाउस वाली योजना पर तो मर मिटोगी। हाय हाय, क्या अद्भुत नज़ारा होता है यार, आना तो देखना। हाँ, नैनीताल में बोट हाउस क्लब के लाउंज के बगल में उसका लंबा चौड़ा टेरेस। यह टेरेस लकड़ी के तख्तों पर है। नीचे झील का नीला जल, ऊपर तख्तों का फर्श, 10-15 कुर्सी मेज। बहुत से लोग यहीं खाते पीते हैं और चारों तरफ घिरे पहाड़ों की हरियाली और रोशनियों का नज़ारा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे झील के कटोरे में एक कोने बैठे हों, एक भव्य विशाल कैनवास पर रची गई पेंटिंग की तरह। मई का यह अंतिम रविवार था। हमने निर्णय लिया था कि हर रविवार शाम यहीं बिताएंगे और 10 बजे डिनर करके लौट जाएंगे। हम अपनी कार से भीमताल से आते, भूटिया मार्केट, पंत मार्केट, माल रोड घूमते और 8 बजते बजते टेरेस पर आघात धमकते। कोने वाली मेज़ अक्सर खाली मिलती, जो हम दोनों की होती। ड्रिंक्स में उसकी पसंद थी ब्लेंडर स्प्राइट और मेरी जिन या वोदका। जब पनीर पकौड़ों के साथ हमारे हाथों में गिलास आते तो दुनिया की सारी खुशियाँ मानो हमारे कदमों में लौटने लगती। बोट हाउस का संसार फ्यूज़न का संसार था। शतरंज, ताश, बिलियर्ड, कैरम बोर्ड के साथ गानों और बाजों की धुनों पर थिरकने और नाचने वालों का संसार। ऐसे भी थे और मेज़ पर सिर टिकाकर रोने और गाने वाले भी। सदस्यता बड़ी महंगी थी, लेकिन क्लब का मालिक हर्षुल का क्लाइंट था और हमें पास दे रखा था उसने। ये हमारी अजानी अनदेखी दुनिया थी, जिसमें हम खुद को बेगाना और मिसफिट पाते थे। हर्षुल अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के किस्से सुनाता और मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के किस्से बताती कि कितना फ़र्क आया है इस 4-5 साल आई नई जनरेशन में। वार्डन ने मेहतरानी को हिदायत दे रखी है कि हॉस्टल की सफाई बाद में करना, सबसे पहले नालियों में बहने वाले कंडोम के पैकेट बटोरना। और लड़कियां इस मसले पर इतनी एकजुट हैं कि किसके कमरे में कब कौन लड़का आता है रात में नहीं बोलती। हम अपनी बातों में मशगूल थे और बेतरतीब दाढ़ी और मूँछों में गोल मटोल चेहरे वाला विस्मय और उल्लास से भरा एक युवक आया और मेज के पास आकर खड़ा हो गया। आदाब अजय भाभी जी। मेरा जी धक से हो गया। मैं अंदर तक काँप उठी। अकेले आप? साजिद भाई नज़र नहीं आ रहे। मैंने आश्चर्य से पहले हर्षुल को देखा, फिर उसे। नहीं पहचाना आपने? मैं चुप हूँ तो बकवास की जा रहे हैं। कौन है आप? उसने मुझ पर अपनी निगाहें गड़ा दी। हैरत है, इतनी जल्दी भूल गई आप? याद कीजिए, हैदराबाद की 4 मीनार जिस पर बैठकर हमने बिरयानी खाई थी, फिर वहीं से गए थे मीना बाजार, जहाँ आपने मोतियों की 3 मालाएं खरीदी थी। याद आया? मैं फटी आंखें उसे ताकती रह गई। हर्षुल, संभालो तुम्हें अब। ये जनाब नशे में अनाप शनाप जाने क्या क्या बकते जा रहे हैं। आपकी तारीफ? आखिर हर्षुल बोला। मियाँ, मैं ऐसी नैनीताल का हूँ। मल्लीताल में गरीब खाना है अपना। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में चला आता हूँ अपने वतन। और जनाब आप? ठीक है, अब मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। लेकिन वह कभी मुझे देखता, कभी हर्षुल को, और कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। जाने से पहले हंसकर बोला, दरअसल कसूर ना मेरा है ना आपका। जाने से पहले हंसकर बोला, दरअसल कसूर ना मेरा है ना आपका। ये सारा खेल कुदरत का है। कभी कभी वो 2 चेहरे ऐसे गढ़ देती है कि गफलत हो जाती है।
माफ़ कीजिएगा, आप लोग मेरी इस गुस्ताखी के लिए खामख़ा आपको तकलीफ़ दी। और वह चला गया लाउंज की तरफ। मैंने राहत की सांस ली। जब तक वह खड़ा था हर्षुल भी तनाव में था। वह भी सहज हो गया और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने भी हंसते हुए कहा, शुरू में तो मुझे लगा कि तुम्हारा कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उल्टी सीधी बातें करने लगा तब चौंकी। नशे में था, मुझे कोई और समझ रहा था। लेकिन सुनो, डिनर अब हम यहाँ नहीं करेंगे, कहीं बाहर चलो, पंजाबी होटल या ढाबे में। मन खट्टा हो गया। यहाँ अब आएंगे भी नहीं, जगह ठीक नहीं है ये। हम नैनीताल से वापस लौटे लगभग रात 10 बजे। जब पहली बार आई थी तो साड़ी ब्लाउज में। लौटते समय रास्ते भर हर्षुल चूहल करता, छेड़ता, चिढ़ाता और मजाक उड़ाता गया था। उसका कहना था कि ब्लाउज पहनकर बाहर मत निकला करो, अगर ब्लाउज ही पहनना है तो गले तक पहनो और सारे बटन बंद हो। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। जैसे कहीं बैठो, हिलो डुलो झुको, ये बाहर झांकने के लिए बेताब उठते हैं। कभी कभी तो लगता है उछल कर बाहर आ जाएंगे, जैसे इनका दम घुट रहा हो। ये कुर्ता पैंट उसी ने खरीदा था जिसने मेरी रक्षा की थी। मोतियों की वह माला कुर्ते के कॉलर में छुप गई थी, जिसे साजिद ने अपनी पसंद से खरीद कर दिया था। अगर ब्लाउज रहा होता तो रुबाई वाले की नज़र चली गई होती और आगे क्या होता कहना मुश्किल है। कोई भी अभिनय मेरा काम ना आता। नैनीताल की बस्तियों को पीछे छोड़ने के बाद टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से गुजरते समय हर्षुल को भी जगाए रखना था और खुद को भी। कोई सीडी लगाओ, गाना सुना जाए, रास्ता कट जाएगा। म्यूज़िक सिस्टम ख़राब है, किसी दिन हल्द्वानी जाकर ठीक कराना पड़ेगा। फिर मैंने ही इधर उधर की बातें करना शुरू किया। हैदराबाद किस राज्य में है, कर्नाटक में या आंध्र में, कैसा शहर है, चार मीनार की खासियत क्या है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट से कितनी दूर था, कितनी बार गए हो, वहाँ मार्केट कैसी है, हैदराबाद की मोतियों की क्या विशेषता है। मोतियों की मालाएं तो हर जगह बिकती हैं, लेकिन उन्हीं मालाओं की चर्चा क्यों होती हैं, कौन सी खूबियाँ हैं उसमें। वह कुछ के जवाब देता, कुछ पर चुप रह जाता, कभी कभी झल्ला उठता। मुझे लगा उसका ध्यान कहीं और है। भवाली आते आते गाड़ी की गति धीमी होने लगी और उसने झटके से किनारे खड़ी कर दी। उफ़ो, उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। इस कमबख्त साजिद ने मुझे कितना परेशान किया। तब से मुझे लग रहा था कि ये नाम मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा था। मुझे अब अभी याद आया, जब मैं पूछते पाछते वासलीगंज में तुम्हारे घर पहुंचा था तो उसी के बगल में एक दूसरा घर था जिस पर एक नेम प्लेट लगी थी। ऊपर उर्दू में लिखा था और नीचे हिंदी में, साजिद कुरैशी, लेक्चरार, मनोविज्ञान विभाग। ये शायद वही साजिद है जिसे उस रुबाई वाले ने पूछा था। तो क्या? कुछ भी नहीं। उसने सिर को झटका दिया और लंबा हॉर्न देने के साथ गाड़ी स्टार्ट की। तो क्या? कुछ भी नहीं। साले कितना तंग किया तूने साजिद, कुरैशी हरामजादे। फिर व्यंग से मुस्कुराते हुए खुद ब खुद बोला, लेकिन ये भाभी जी, ये समझ में नहीं आ रहा। भाभी जी आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं उसके बगल की सीट पर थी। मेरे सामने ही गाड़ी पहाड़ियों पर रोशनी का फव्वारा फेंकती चल रही थी, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा था। क्या जवाब देती? रात जिभा करती रही भोर तक, उसे अलग मुझे अलग। पलंग के उसी ठिए पर वह करवट बदलता रहा और कड़ियाँ जोड़ता रहा साजिद और भाभी और चार मीनार और मोतियों की माला के बीच। मैंने एक दो बार कोशिश की प्यार का मरहम लगाने की, लेकिन वह दूर खिसक गया मेरा हाथ झटक कर और बोल चाल बंद कर दी। बंद तो भवाली से ही हो गई थी, बस चालू नहीं की। सुबह तड़के उठा, अपनी चाय बनाई, पी और अखबार लेकर बैठ गया बरामदे में। जाने पढ़ रहा था या सिर्फ उलट पलट कर रहा था। मैंने नाश्ता तैयार किया, उसे नहीं खाया। मैंने लंच बॉक्स तैयार किया, उसे मेज पर ही छोड़कर चला गया ऑफिस। लौटा देर से, कहा खाना खाकर आया है, और तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चला गया सोने। मैं अकेली अपने बेडरूम में मैंने अपने उन कपड़ों, लत्तों, किताबों और सामानों पर नज़र डाली जो जहाँ तहाँ बिखरे थे। उन्हें एक एक करके ब्रीफ केस में ठूसना शुरू किया। उन सामानों को छुआ भी नहीं जिन्हें हर्षुल ने या उसके माँ बाप ने दिए थे। जब सारा कुछ ठीक ठाक हो गया तो मैं हर्षुल के कमरे में गई। वह टेबल लैंप की रोशनी में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैं टैक्सी स्टैंड फ़ोन करने जा रही हूँ कल सुबह के लिए, मैंने कहा। सुबह क्यों? अभी भी जा सकती हूँ। थोड़ा रुक कर मैं बोली,
कहो तो सोचने विचारने के लिए 2-3 दिन और दे सकती हूँ तुम्हें। नहीं, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम्हें। सोच लो, तुम आवेश और उत्तेजना में हो, सामान्य नहीं। सोच लिया, जाओ सुबह तक ही सही, लेकिन मेरा पिंड छोड़ो। मैं लौट आई अपने कमरे में ये कहते हुए, तुम कभी मेरे पास एक चिट छोड़ आए थे। पछताओ, सुनो सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के, याद है? तब की बात और थी। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे। मैं हर्षुल को प्यार करती थी, इसलिए कि वह अधिक से अधिक दोस्त और कम से कम पति था। वह कभी उम्मीद नहीं करता था कि उसके जूते और मोजे लाऊं, अलमारी से पैंट और शर्ट पकड़ाऊं, गाड़ी की चाबी ढूंढूं, कोई चीज़ भूल गया हो तो याद दिलाऊं या दौड़ कर बाहर पहुंचाऊं। पति जैसा दंभ पालने या रौब जमाने या दबदबा बनाने की कोशिश उसने कभी नहीं की थी। यह वह भी मानता था और मैं भी, कि पत्नी और पति नमक पानी नहीं है कि इस तरह घुल मिल जाएं कि ना पानी पानी रहे ना नमक नमक। उन दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए और अपनी अपनी ज़िंदगी। लेकिन ये सारा विवेक धरा का धरा रह गया। देह ने बाजी मार ली, इस नश्वर देह ने। हम हर चीज़ के बंटवारे सह लेते हैं, लेकिन देह का बंटवारा नहीं सहा जाता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है देह में कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मन का सारा रिश्ता नाता तहस नहस हो जाता है। रात टैक्सी का इंतज़ार करते गुजरी। वह समय पर आई, सुबह 8 बजे। मैं ब्रीफकेस के साथ जैसे ही निकली, ड्राइंग रूम में बैठा हर्षुल दिखा। रुको, कुछ जानकारियाँ चाहिए मुझे, उसने कहा। ब्रीफकेस रख दिया और बैठ गई। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। हर लड़का और हर लड़की के पीछे एक बीता कल होता है जिसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। खैर ठीक है, पूछो जो पूछना है। तुम हैदराबाद गई थी? हाँ। साथ में साजिद भी था? हाँ। साथ में ठहरी थी? हाँ। एक ही कमरे में? हाँ। कितने दिन? 10-12 दिन। वह चुप रहा थोड़ी देर, फिर सर उठाया। वह क्रोध से काँप रहा था। ये माला उसी की है? मैंने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला देखी और बोली, पसंद उसकी है, पैसा मेरा है। उसने झपट्टा मारकर माला खींची और गलीचे पर बिखरे दानों को रौंदना शुरू किया। मैंने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखा और हंस पड़ी। 2 और मालाएं हैं ब्रीफकेस में, कहो तो उन्हें भी निकाल दूँ। वह खड़ा हो गया, चीखते हुए मेरे पेट की ओर इशारा किया। निकाल फेंको उसे, मुझे नहीं चाहिए। यह मेरे 2.5 महीने के गर्भ की ओर इशारा था। मैंने उसी भाव से हंसते हुए कहा, क्यों, झूठा है? बस कह दिया नहीं चाहिए। पेट मेरा है, पैदा मुझे करना है, तुम्हें किस बात की तकलीफ़ है? मैंने ड्राइवर को बुलाया और पीछे की सीट पर ब्रीफकेस रखवा दिया। चलने से पहले मैंने देखा, वह सुनसान घर के बरामदे में खड़ा अपनी उसी उत्तेजित चेहरे के साथ मुझे घूर रहा है और हाँफ रहा है। मैं थोड़ा सा उसकी ओर बढ़ गई। हर्षुल, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि पिछले 3 साल से ही नहीं, आज भी तुम वर्तिका बनर्जी के साथ क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो जानती हूँ, लेकिन नहीं पूछूंगी, इतना याद रखना। ब्रीफकेस के बगल में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, हाँ अब चलो भैया, लेकिन आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो कितनी सुंदर कहानी।